साउंड टेक 7 एक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? ये मजा आएगा ना भिड़ो ना। मैं आपको बताती हूँ, करीब 3.25 मिनट वो बोले, क्योंकि उन पर इंटरवेंशन नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ मुझ पर भी नहीं होगा। उसके बाद आप जितने सवाल मुझसे पूछना चाहिए जरूर पूछिएगा। आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे। इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुम करो। और साथ में बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया। उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी है, टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे? ये आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद, पंजाब के सवाल पर जवाब देती है कि हत्यारे और बलात्कारी हैं किसान? ये आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं? यह आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? यह आक्रोश कहां है ये भगवान क्या जुल्म है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती है, कीले गड़वा दी जाती है, चट्टानें खड़ी कर दी जाती हैं कि पंजाब के किसान ना आए। और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था, यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी? कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूँ, और मुझे पता है मैंने अपना टाइम थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन एक बात कह के चुप हो जाऊंगी। और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर कर, उनकी तरफ जहर उगलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दिया आपकी नफरत की राजनीति। ये कब समझिएगा आप लोग? लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा, उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है, जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है? क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर पर विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं, लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई, एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है, एक लड़के की पीट पीट कर मार डाला गया, लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब
बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए उनसे मंजिंदर नारे जी। लगाने को कहा जाता है बीजेपी के। मंजिंदर आपको जी, नहीं जवाब लगता ये दीजिए। डर का माहौल है? आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? देखिए मंजिंदर जी, जवाब दीजिए। दिखाना पड़ेगा ना। मंजिंदर जी, वो कह रहे हैं डर और आतंक का माहौल है देश अंजना जी, में। मैं आपको थोड़ा सा और एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ रही हूँ मेहमानों के पास। वो कह रहे हैं डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग, देखिए और नफरत। सॉरी, देखिए वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया, मुझे गाली निकालने से उसको टीवी पे मौका मिलता तो कोई बुरी बात नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए, हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज्य की सब बातें याद आती हैं। उनको ये याद आता है कि कैसे जो तिवारी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है, और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह वहां पे राष्ट्रपति थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो संजय गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को कहा गया था ये सिख की बेटी है, ये सांप की बेटी है, गद्दार की बेटी है, ये हमें अल्फाज दिए गए थे। और अंजना जी, मैं आपको याद दिलाऊं, आप तो पत्रकार है, आपको सारी बातें जहन में याद भी होंगी। गलत नाम मत लीजिए। मंजिंदर जी, आपने गलती से गलत नाम ले लिया है, उसको करेक्शन कर दी। दीजिए। संजय जी की पत्नी मेनका गांधी। माफ कर दी, मैं गलती करता हूँ। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलती से मानता हूँ, और मेरे लिए बहुत बहुत गलत है किसी का ऐसा गलत नाम लेना। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा सोनिया गांधी जी कहना मेरा पर्पस नहीं था, मैं मेनका गांधी जी कहना चाहता था। साहब माफी चाहता हूँ, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता को भी कहता हूँ, गलत है, गलती अब आए ना लाइन पे से निकला। दूसरी बात, देखिए अखबारों के अंदर इश्तेहार दिए गए 1980 के दशक में, और टैक्सी ड्राइवर एक सिख दिखाया गया, और उसको ये कहा गया, नीचे लिखा गया कि देखिए इसको देख के आपको डर लगता है। हमें इस तरह से विलिफाई किया जा रहा था, हमें इस तरह से सिखों को आतंकी बताया जा रहा था, और इस तरह से हमारी पगड़ियों को उतारा जाता था। और यहां तक कि आर्मी की वर्दी में बावर्दी जो सिख थे उनकी पगड़ियां उतारी गई, उनको जिंदा जलाया गया। अंजना जी, हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था, जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है, धरती हिलती है। जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो चूतिया बनाया तुमको। क्या बात कर रहे हैं? हमें हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा, मैं पार्टी के रूप पर नहीं कहता। मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है, हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाए तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते। और अगर आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना होती, हम इसको एक्सेप्ट भी करते, पर एक्सेप्ट करते तब जब हमारे कातिल सज्जन कुमार जो जेल में बंद है, आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, और जगदीश टाइटर जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जेस फ्रेम हो चुके कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, वो आज भी मंत्री हैं, और वो माफ कर रहा आज भी पार्टी के। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। देखते हुए कांग्रेस के इतिहास को, 84 के दंगे को, ये सच है, क्योंकि एक ये सच है, क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में एक ब्रूट मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें किसको रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहाँ पर दो बातें यहाँ जरूर कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कहा गया दुकान चलानी है। आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है। हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते। आप शब्दों की बात करेंगे। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 3 महीने पहले खड़ा होकर चुनावी मंच से कहता है घुसपैठिया, चुनावी मंच से कहता है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो मुजरा करने की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, हरियाणा में जहां चुनाव है 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। IIT में एक जमाने में अगर एडमिशन हो गया तो किस्मत के द्वार खुल गए।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा लगता है। आज आईआईटी बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और आप कह रहे रोजगार दे दिया। किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी आईटी सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है, राहुल गांधी को ट्रोल करना। और यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी रेलेवेंस है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आईना दिखा रहे हैं इस देश को, और वो आईना देखना जरूरी है। हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में ट्रेन में सफर करना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए, बाजार में खड़े होकर किसी आप अपना अभिवादन करना मुश्किल हो गया है। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल दिए, और मैंने आर्यन मिश्रा की मां की मन की बात सुनी है जब उसने कहा कि मेरा लड़का मर गया। लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि हमें गलती लगी, वो मुसलमान थे, तो क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने। मेरे नंगा करके नहला रहा। देश को आप आज इस कगार पर ले आए हैं, ये कब स्वीकारिएगा आप? और जब तक स्वीकारिएगा नहीं तब तक घाव हम लोग कुरेदते रहेंगे, हम कोई घाव नहीं भर पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अनुराग जी अब रुक जाइए। जब आप जहर उगलते हैं, एक बात याद रखिएगा, 1 मिनट अंजना जी, एक बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई और हमें फक्र है कि हमने इस देश का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये फक्र से कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं। सिरसा साहब अब रुक जाइए, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने वहां पर कहा है, क्या आप राहुल जी की बात से सहमत हैं? मैं कोट कर देती हूं, हम भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब भारत फेयर प्लेस बन जाएगा। भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। आप बात से सहमत है राहुल जी के कि आरक्षण खत्म करने की तरफ सोचना चाहिए? देखिए पूरा देश जानता है कि आरक्षण विरोधी कौन है। भारतीय जनता पार्टी। ये तो आरक्षण के विरोध में ही है, लेटर भर्ती करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखा ही आपने 45 लेटर भर्तियां निकाल दी थी, और अपनी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें भरना चाहते थे। तो आरक्षण का कौन एसटी हक मानना चाह रहा था? 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में कौन हक मानना चाह रहा था? वो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, तब न्याय मिलने की कगार पे। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है। ये सुन लीजिए मनिंदर जी, जो आप कहते हैं ना बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है। कम से कम इतना मान लीजिए। और आपके अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके नेताजी, वो राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे थे। जरा साथ में भी बता देते कि पार्लियामेंट का नया भवन बना था, क्या उद्घाटन पे बुलाया था उनको? या राम मंदिर प्रभु का बन रहा था तो उसके उद्घाटन पे उनको बुलाया था क्या? ये भी बता देते। और जात की बात तो आप ही का, आपने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कह रहे थे प्रधानमंत्री पिछड़े जात से आते हैं। तो सवाल उठता है कि सारी बातें आप करोगे, दूसरा करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मजा आया भाई। किसने बोला बांटोगे तो कटोगे? किसने बोला था? शमशान घाट, कब्रिस्तान किसने बोला? मंगलसूत्र, मुजरा किसने बोला? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी किसने बोला? बताइए आप। और आपकी एक सांसद है कंगना रनावत, क्या कहती है? वहां लाशें लटक रही थी, महिलाओं का रेप हो रहा था। वक्फ बोर्ड को किसने खत्म करने की बात की? उसमें सुधार करने की बात की। ये नफरत की राजनीति तो प्रभु आप कर रहे हो लगातार, और नफरत से ही आप जी रहे हो। मैं कहता हूँ जो नफरत करते हैं उनको क्या मिलेगा उससे? अरे मोहब्बत ही कर लो तो आपकी नफरत का भी समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, हमें हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। आपने 1-2 मंत्री और आ गए, एक गिरिराज सिंह थे, अब दूसरे शिवराज सिंह आ गए। ये दोनों जो है ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लगता है विपक्ष में है। हर बात को देशद्रोह बता देते तो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको अगर कोई देशद्रोह की लगती तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते आप? कैबिनेट मंत्री हैं या कार्यकर्ता, पहले ये तय कर लीजिए। हमें तो कैबिनेट मंत्री देश के कैबिनेट मंत्री हैं, और देश के कैबिनेट मंत्री हल्की बातें करेंगे। सुनिए, देश के कैबिनेट मंत्री अगर हल्की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहते हैं, संविधान विरोधी, लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं, आरक्षण ये देना नहीं चाहते। इसलिए हमने बोला है कि हम पीडीए के फार्मूले को लेकर लगातार आगे बढ़। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है समाज में समाज कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, जिनके साथ आवाज नहीं चलेगी, जिनके साथ आपका गठबंधन है। अंजना जी, जिनके पूर्वजों ने ओबीसी आरक्षण को रोका, राहुल गांधी के पूर्वज ने रोका है। जिनके पूर्वजों ने महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा अटका के रखा,
आज वो ज्ञान दे रहे हैं, वही अंदर की बात उनके मुंह से बाहर में जाके निकल रहा कि जब एक बार देश में वातावरण अच्छा हो जाएगा तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस के अंदर की जो योजना है वो कहीं न कहीं विदेश की धरती पर जाकर के अंजना जी निकल जाती है। लेकिन जब तक इस देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहेगा, एनडीए की सरकार रहेगी, आरक्षण को, मेरे नेता ने भी कहा आदरणीय चिराग पासवान जी ने, कि समाप्त करने की बात तो दूर छोड़िए ना, सोच भी नहीं सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? और सिखों के ऊपर में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मुझे तो आश्चर्य होता है। 84 में जब 3000 सिखों का वहां पे हत्या हुई थी और पहचान तब छुपाना पड़ रहा था जब 5 का जो सिखों का प्रेम है 5K, उसको भी लोग छुपा रहे थे अपने जान को बचाने के लिए। इसके तो जनक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। आज उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सिखों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और वहां पर जाके कह रहे हैं विदेश की धरती पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सबकी हो रही लड़ाई। क्या विचार है भाई? आप किस हद तक गिरेंगे राहुल जी? मानता हूं मैं सरकार में आना है, आप विपक्ष में है, मेरी आलोचना करिए, लेकिन तरीका स्वस्थ होना चाहिए। आप जाते हैं अंजना जी, आपको मालूम है हर 4 महीने पर इनको अपना सॉफ्टवेयर आदरणीय राहुल गांधी जी को अपडेट कराने के लिए विदेश की धरती पर जाना पड़ता है। और इनके जो अंकल हैं ना, जिन्होंने कहा कि ही नो पप्पू, मैं नहीं कहा है, मैंने नहीं, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। कुछ परेशानी है क्या? और उसके बीच में मैंने नहीं बोला। सुप्रिया जी, आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे, मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आप मेरे नेता के लिए सॉफ्टवेयर बात बोलिएगा और मैं चुप रहूंगी। आप अपना मानसिक इलाज कराइए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे, इलाज कराइए। आप मानसिक बेवकूफी की बातें करते हैं यहाँ पर आकर। कोई तथ्य नहीं है, तथ्य बोलेंगे नहीं, कोई साक्ष्य नहीं बोलेंगे। ये आपके शब्द हैं। आप नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात करेंगे इस देश के? वीरेंद्र जी, बात कर रहे हैं आप उनके नेता पर ये क्या शब्द, ये क्या शब्द ऐसे अनादर वाली टिप्पणी मत कीजिए। आपके नेता पर यदि कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। मैंने नहीं कहा।